हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा के रिगार्डिंग हम बात करने लगे और हम बात करने लगे हैं बेनिफिट्स की, एलिजिबिलिटी की, कैसे आपको अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, कैसे आप पेमेंट्स करेंगे डीटीवी के लिए, क्या हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए या नहीं, कैन यू स्पाउस ट्रैवल ऑन डीटीवी, कैन अ स्टॉक इन्वेस्टर अप्लाई फॉर डीटीवी, जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कैन यू अप्लाई फ्रॉम अदर कंट्रीज इफ नॉट फ्रॉम थाईलैंड, और पूरा जो ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिलने लगा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि काफ़ी टाइम लगता है ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो ट्रस्ट मी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी लोग वीडियोस देखे जाते हैं और कम से कम 80% लोग जो होते हैं ना, सिर्फ वीडियोस देखे चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ 14-15% रह जाते हैं। सो इट फील्स बैड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। लेट्स बिगिन। अगर मैं अब आपको ओवरव्यू दूं तो ये जो वीज़ा होता है ये नॉन इमिग्रेंट टाइप का वीज़ा होता है, और ये होता है उन लोगों के लिए जो डिजिटल नोमैड्स हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, जो थाईलैंड में काफ़ी लंबे अरसे के लिए रहना चाहते हैं। मल्टी एंट्री वीज़ा होता है जिसकी वैलिडिटी 5 साल की है, यानी कि 5 साल के अंदर आप मल्टीपल टाइम्स एंटर कर सकते हो कंट्री में, एंड दैट अलाउज यू टू स्टे अप टू 180 डेज पर एंट्री की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यू हैव दैट ऑप्शन कि आप उसे एक्सटेंड कर लें और 180 डेज़ के लिए, लेकिन उसकी फ़ीस होती है। तो बेटर ये रहता है कि लोग वीज़ा रन्स करते हैं, जैसे कि जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हैं कि 1 या 2 दिन के लिए मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया या लाओस जाके वापस री एंटर करेंगे तो आपकी जो क्लॉक है वो रीसेट हो जाएगी बैक टू 180 डेज़। तो ये आप कर सकते हैं। अब एक कंडीशन मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें, जो है कि अगर आप थाईलैंड में जॉब करते हैं, अगर आप किसी थाई कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, उस केस के अंदर आपको डीटीवी अप्लाई नहीं करना है। अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ वर्क परमिट ही अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि स्मार्ट वीज़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डीटीवी है और आप जो है किसी थाई कंपनी में जॉब करने लग गए हैं, आपकी जॉब लग गई और आपने वहाँ ज्वाइन कर लिया, तो उस केस में आपको अपना जो डीटीवी है उसे सरेंडर करना पड़ेगा, उसे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि और कौन कौन सी कैटेगरीज के लोग, अपार्ट फ्रॉम रिमोट वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, वो और कौन सी कैटेगरीज हैं जो लोग डीटीवी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं कंट्री में, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कि मुए थाई बॉक्सिंग हो गई, ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप, या थाई कुकिंग क्लासेस, स्पोर्ट प्रोग्राम में आप एनरोल करना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्रोग्राम या कोर्सेज़ के लिए आप जा रहे हैं, या सेमिनार्स के लिए आप जा रहे हैं, या आप आर्ट म्यूज़िक के लिए जा रहे हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स इवेंट्स के लिए जा रहे हैं, उस केस के अंदर जो है आप डीटीवी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी जो कॉस्ट है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, और इंडिया के केस में ये कुछ बन जाता है 9,866 थाई बाट, लगभग ये अगर आप देखेंगे ये 25,000 रुपये INR में बन जाता है। कुछ कंट्रीज़ में तो बहुत हायर प्राइस है इसकी, जैसे कि 38,000 का भी मतलब कि वीज़ा पड़ जाता है लोगों को। और अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंशंस के लिए जो आपको कॉस्ट है उतनी ही पे करनी पड़ेगी जितनी एक्चुअली इसकी है, जितनी आप फर्स्ट टाइम पे करते हैं, यानी कि 25,000 रुपये के आसपास। अब इसकी एलिजिबिलिटी कैसी रहती है वो भी समझ लेते हैं। तो आपकी जो एज है वो कम से कम मिनिमम 20 साल की होनी चाहिए, उससे नीचे की नहीं होनी चाहिए। आपके अकाउंट में आपको 5 लाख थाई बाट की वैल्यू की INR दिखानी है, यानी कि 5 लाख थाई बाट आपके अकाउंट में, जो कि अगर आप INR में देखेंगे, ये लगभग आज की डेट के हिसाब से, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी मैंने चेक किया है, वो 12,88,000 बनता है। तो आप ये हायर साइड पे लेके चलें और उसको मान लीजिए कि आपको 13 लाख के आसपास दिखाना चाहिए। अगर आप इंडिया में किसी भी कंपनी के साथ जॉब करते हैं, किसी भी, मतलब कहने का मतलब ये ना, अदर वर्ड्स नॉन थाई कंपनी है अगर कोई, जैसे इंडिया में आप किसी IT कंपनी में काम करते हैं जो रिमोट वर्क की प्रोविजंस आपको प्रोवाइड कर सकती है, तो उस केस के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगाना पड़ता है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, अगर आप कोई डिजिटल काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कोई यूट्यूब का काम करता है या कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता है, बिल्डिंग करता है, तो उन केसेस के अंदर आपको एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे लिखा जाता है उसको शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ इस वीडियो के नीचे, बीच में करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपको प्रोफेशनल पोर्टफोलियो चाहिए तो आप मेरी एक साइट का लिंक है, मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं विद सम मिनिमम कॉस्ट, टू बी ऑनेस्ट। तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपके प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि रिसेंटली थाईलैंड की गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के लिए थाईलैंड ई वीज़ा स्टार्ट किया और वो इंडियंस पे भी एलिजिबल है। मतलब कि आप थाईलैंड
ई वीज़ा आप प्रोक्योर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए कंट्री में जा रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट वीज़ा हो गया, उनमें से एक कैटेगरी डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए यू हैव टू इंश्योर कि यू मस्ट अप्लाई दिस फ्रॉम योर होम कंट्री। किसी और कंट्री से आप इसे अप्लाई करने की कोशिश ना करें। इनफैक्ट मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करता कि आप थाईलैंड से अप्लाई करें, आप नहीं कर पाएंगे, कैंसिल हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। आपको इंडिया से ही अप्लाई करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना रेजिडेंस का प्रूफ जो है वो लगाना पड़ता है। अब ये तो रह गई बात एक कि हमें थाईलैंड ई वीज़ा के पोर्टल पे जाके DTV की एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अगर आप थाईलैंड ई वीज़ा पे वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, और उसमें मैंने DTV का एग्जांपल लेके ही डेमो आपको दिया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें इसके बाद। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, वी मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर डॉक्यूमेंट्स। और इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस ये कहीं नहीं दी, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इस केस में मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, तो अगर आप लंबे अरसे के लिए रुकने लगे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए जा रहे हैं, बेटर यू शुड हैव वन हेल्थ कवरेज फॉर योरसेल्फ। इसमें इट्स वेरी ऑब्वियस, इसमें समझाने वाली कोई भी बात नहीं है। आई होप आप इसे समझ सकते हैं। एंड डोंट लेट अनएक्सपेक्टेड बिल्स और ट्रिप मिसहैप्स स्लो डाउन योर ट्रिप, आपका एडवेंचर। तो सेफ्टी विंग एक इंश्योरेंस है जो कि नोमैड्स के लिए ही डिज़ाइन है, दैट इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर डिजिटल नोमैड्स, कवरिंग देयर मेडिकल एक्सपेंसेस वाइल लिविंग इन थाईलैंड। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड विद सेफ्टी विंग यू गेट अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल ट्रैवल इंश्योरेंस दैट कवर्स यू एनीवेयर। ठीक है ना, एनीवेयर विद इन थाईलैंड, या किसी भी कंट्री में भी आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो सेफ्टी विंग को आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं आगे डॉक्यूमेंट्स की। एक्चुअली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। आपको बायोडेटा पेज पासपोर्ट का लगाना होता है, या आप कह सकते हैं आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट उसे कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स फोटोग्राफ आपको लगानी होती है, और वो जो फोटोग्राफ है आपकी रीसेंट हो, विद इन 6 मंथ्स की। आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना है, करंट लोकेशन का आपका प्रूफ देना है कि आप इंडिया में किस एड्रेस पे रहते हैं, उसका प्रूफ आप लगा सकते हैं। प्लस आपको फाइनेंशियल एविडेंस देनी, जैसे हमने पहले बात की, 5 लाख थाई बाट की वैल्यू की INR आपको अपने बैंक अकाउंट में दिखाना है, एंड दैट कैन बी शोन थ्रू बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स, या स्पॉन्सरशिप लेटर। कुछ लोगों के केस में क्या होता है कि अगर वो जॉब नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं, या कोई उनको स्पाउस उनको भेज रहा है, तो स्पॉन्सरशिप लेटर उस केस में लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप 5 लाख थाई बाट की वैल्यू USD में देखेंगे तो ये कुछ बन जाती 14,600 USD। INR में ये 12,88,000 आज की डेट के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से, कन्वर्जन रेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेरी कर सकता है। एंड यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स इन योर बैंक अकाउंट। करेक्ट। अब आपको इसके अलावा लगाना है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप लगा सकते हैं अगर परमानेंट जॉब इंडिया में करते हैं। इंडिया के एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, ना कि थाई एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, राइट। उसको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिमोट वर्कर्स, अगर आप कोई रिमोट जॉब करते हैं या आप फ्रीलांसर हैं, तो आपको पोर्टफोलियो लगाना पड़ेगा, जो मैं आगे उसके बारे में डिस्कस करने लगा हूँ। प्लस इट विल बी ग्रेट, कुछ एम्बेसीज जो हैं आपसे आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री वो भी मांग लेती हैं। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एडिशनली आप क्या कर सकते हैं कि उन वीज़ाज़ की स्टैंप ले लें और उसे भी आप साथ में लगा दें, अगर एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। हालांकि इंडिया के केस में इन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन कुछ एम्बेसीज मांगती हैं कुछ कंट्रीज़ के केस में। नाउ DTV ऑल्सो अलाउज यू टू इंक्लूड योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन इन दी एप्लीकेशन। तो कुछ लोगों के सवाल अगर ऐसे हैं कि क्या मेरे साथ मेरा जो डिपेंडेंट्स हैं या स्पाउस जो है मेरे साथ वो ट्रैवल कर सकते हैं या मेरे बच्चे कर सकते हैं, तो आप एप्लीकेशन में उनको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, यू नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दीज रिलेशनशिप्स अलॉन्ग विद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। तो स्पाउसेज या चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं, आपके बच्चों की उम्र तो अगर 20 साल से नीचे की है, उस केस के अंदर डिपेंडेंट है वो, तो उस केस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट आपको करंट लोकेशन का लगाना है जहां पे वो आपके साथ रहते हैं। उनकी फाइनेंशियल एविडेंस भी आपको देनी पड़ेंगी, एंड दैट शुडंट बी लेस देन 5 लाख थाई बाट। इन द लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम से कम 12,88,000 या 13 लाख के आसपास यहाँ पे होना चाहिए, एंड दैट कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स, स्पॉन्सरशिप लेटर्स, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है। एंड प्लस DTV की कॉपी, DTV वीज़ा की कॉपी, जो एक्चुअल जो प्राइमरी DTV वीज़ा होल्डर है उसकी कॉपी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। एंड प्लस आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप टू द DTV वीज़ा होल्डर, जैसे कि कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट लगता है इसमें, या बर्थ सर्टिफिकेट चाइल्ड के केस में लगता है, या सर्टिफिकेट ऑफ अडॉप्शन लगता है अगर किसी ने चाइल्ड को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज प्रूफ ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रेजिडेंस इन थाईलैंड फॉर एटलीस्ट
6 months, सच एज कॉन्डो आप दिखा सकते हैं, कोई रेंटल एग्रीमेंट कॉन्डो को दिखा सकते हैं, लीज एग्रीमेंट्स वगैरह जो हैं होते हैं वो आप दिखा सकते हैं, वो आपको लगाने चाहिए। तो अगर आप डीटीवी अप्लाई करते हैं, बेटर ये है कि आप हो सकें तो एडवांस में जो अपनी अकोमोडेशन है वो भी बुक करके रखें इस केस के अंदर, खासकर अगर आप के साथ डिपेंडेंट्स जा रहे हैं, मैं खासकर आपको ये रिकमेंड करता हूँ। एंड प्लस अगर आप प्राइमरी डीटीवी वीज़ा होल्डर के केस में आपको सैलरी स्लिप लगानी और मंथली इनकम जो है आपको आपकी जो स्टेटमेंट्स है उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल्स जो प्राइमरी डीटीवी वीज़ा होल्डर है, जैसे कि गवर्नमेंट आईडी आपका कोई है तो वो आप लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के केस में आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, और पासपोर्ट की बायो पेज जो है सबकी लगेगी, मतलब आपके डिपेंडेंट्स की भी लगेगी उस केस में और आपकी भी लगेगी, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं, कैन गर्लफ्रेंड्स ऑल्सो अकम्पनी मी ऑन द डीटीवी वीज़ा और कैन वी ऐड देम टू द डीटीवी वीज़ा एप्लीकेशन? द आंसर इज नो। द रूल्स फॉर अप्लाइंग for the DTV visa states that only spouses are permitted to apply under the same account, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड को ले जाने की गलती आप इसमें ना करें। अगर गर्लफ्रेंड आपके साथ जा रही है उसे अलग से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल कि क्या आप आउट ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा को? किसी फॉरेन कंट्री से कर सकते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई करने की गलती आप मत करना, आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप यूएई में हैं और आपके पास यूएई का रेजिडेंसी है, परमिट है आपके पास वहाँ पे लोकल बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपकी सैलरी आती है, आपके किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है यूएई में, ओनली इन दैट केस यू आर अलाउड टू अप्लाई फॉर डीटीवी वीज़ा। अदरवाइज जो नॉन रेजिडेंट हैं सबमिशंस आर नॉट एक्सेप्टेड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल अब मैं लेता हूँ स्टॉक इन्वेस्टर्स का। क्या वो लोग डीटीवी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो रिमोट वर्क में कंसिडर किया जाता है? द आंसर इज नो एक्चुअली। ना ही तो इसके बारे में कोई क्लैरिटी इन्होंने अच्छे से दी है, बट जो अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म हैं, लॉन्ग टर्म इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं आप, या आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लॉन्ग टर्म, तो दोनों के केस में से रिमोट वर्क कंसिडर नहीं किया जाता है। उसके लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं डीटीवी, व्हाट आई रिकमेंड यू कि यू शुड हैव अ कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू सो, ठीक है। इफ़ यू फॉर्म्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप या अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, यू आर श्योरली वेलकम टू अप्लाई, ठीक है। मैं स्टॉक इन्वेस्टर्स के अलावा बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई कंपनी है जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप है आपके पास, या आप किसी और कंपनी आप चला रहे हैं, उस केस में तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक ब्रोकर्स के केस में जो पर्सनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता रिमोट वर्कर। वो क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज जो उनकी जो इनकम होती है टोटली, मतलब देखा जाए तो अनसर्टेन होती है। जब आप पीएल स्टेटमेंट देखते हैं उसमें काफ़ी लॉसेस भी होते हैं, काफ़ी प्रॉफिट भी होते हैं, कई बार प्रॉफिट हो जाते हैं ज़्यादा तो कई बार लॉसेस होती है, अनसर्टेनिटी सी रहती है। तो वो जो अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें इस केस के अंदर, तो आप एज अ डीमैट अकाउंट होल्डर आप डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, पीएल की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। गारंटी कोई नहीं है कि इसमें जो है डीटीवी वीज़ा आपको इशू किया जाएगा, तो क्योंकि जो पीएल जो स्टेटमेंट होती है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स आप लगा सकते हैं। अगर हम सोचें भी कि क्या लगा सकते हैं, तो आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स भी लगा के देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं बेटर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करें इस केस के अंदर। आई एम नॉट अ सीए, तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता। इसमें आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले लें किसी सीए की इस केस में, ठीक है। ये अगर उसका क्या हल है, क्या वो आपको कोई सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं अलॉन्ग विद दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप अप्लाई करके देख लें। लेकिन इसमें थोड़ा ये होता है कि पैसे का रिस्क होता है कि 25,000 आपके वेस्ट भी हो सकते हैं, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो आप अगर कंपनी फॉर्म करके या कंपनी के फॉर्म में दिखा सकते हैं अपने काम को, तो वो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा। अब मैं ये भी बात कर लेता हूँ कुछ 2 मिनट के लिए कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो अगर आप लिखते हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। सो कीप इट वेरी प्रोफेशनल, वेल फॉर्मेटेड। पहली चीज़, जो आपका एक्सपर्टीज़ है उसे आप अच्छे से हाईलाइट करें, सबसे ज़्यादा वही हाईलाइट करें जो आपका मेन एक्सपर्टीज़ है। कोई भी आपने कोई सैम्पल वर्क अपना दिखा सकते हैं, जैसे कि आपने कोई अचीवमेंट्स आपकी रही हैं, आपने कुछ वीडियोस बनाई थी, या आपको स्पॉन्सरशिप मिली थी, या आपकी जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वेबसाइट्स के, इंस्टा के या यूट्यूब के, वो आप लगा सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको अपनी दिखानी पड़ेगी अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो आप लगा सकते हैं। कितनी स्पॉन्सरशिप्स आपको मिली हैं वो आप लगा सकते हैं। सो कीप इट अकॉर्डिंग टू द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स एंड कीप इट अपडेटेड, कीप अपडेटिंग दैट। तो उसका जो फॉर्मेट है आप मेरी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि डीटीवी तो हमने अप्लाई कर दिया, अब इसकी पेमेंट कैसे करनी जो 25,000 रुपये की है। तो उसके अंदर क्या है, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ तो आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं
किसी भी डीबीएस बैंक ब्रांच में जाके, किसी भी, यानी कि किसी भी, कोई स्पेसिफिक ब्रांचेस नहीं है, उनके नाम नहीं है जहाँ पे जाके आपको पेमेंट डिपॉजिट करनी है, वही लोग एक्सेप्ट करेंगे। किसी भी ब्रांच में जाके आपको एम्बेसी के को एड्रेस करना है उसमें, और प्लस आप डिपॉजिट कर दें, उसके बदले में आपको मिलती है एक बैंक डिपॉजिट स्लिप। वो जो बैंक डिपॉजिट स्लिप है, आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है ईमेल करनी है, उसकी जो फोटो आपको खींच के उसको ईमेल करना है consular.del@mfa.go.th पे, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस ईमेल एड्रेस का। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज टू प्रिपेयर अ बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट लेके आप थाई एम्बेसी में भी जाके, अगर आपकी सिटी में है, विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं 25,000 रुपये की। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, या आप कैश डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, या आपकी सिटी में डीबीएस बैंक ब्रांच नहीं भी है, उस केस के अंदर यू कैन ऑल्सो ऑथराइज समवन एल्स टू डू सो ऑन योर बिहाफ। तो वो बंदा जो है, अगर उस सिटी में रहता है जहाँ पे एम्बेसी है, वो आपके बिहाफ पे बैंक ड्राफ्ट को सबमिट कर सकता है। एक ऑथराइजेशन लेटर बना के दे देना कि मेरे पर्पज़ के लिए बंदा आया है, सो एंड सो, उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड प्लस जो है वो पेमेंट करना चाहता है डीटीवी वीज़ा के लिए। तो दो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए इस वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी होगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी सवालों के जवाब मैंने इसमें जोर लगा के कवर करने की कोशिश की है। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड प्लस इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।